नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ फिर से लेवी जी हैं। एक प्राउड भारतीय हैं और बाई स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसली ये एक जूइश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ एन इंडियन। सो लेवी जी, आपको बहुत बहुत आपकी शो वेलकम टू द शो और आपको शलोम। शलोम, नमस्ते। आपके शुभ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। सो लेविस जी, आज हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और चूंकि आप एक यू बिलोंग टू द जूइश कम्युनिटी, सो आपका जो विचारधारा, जो विचार है या जो आपका इस पे आकलन है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आपने देखा कि जो एक प्रेशर आ रहा है इजराइल के ऊपर कि अब उनको ये जो अपना ऑफेंसिव है वो रोकना चाहिए, और नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि नहीं, अभी वो कंटिन्यू रहे और राफा में वो फिर से वो अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं, राफा ले जा करके भी। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ऑफेंसिव कंटिन्यू रहनी चाहिए या इजराइल को अब रिकंसिडर करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। रियलिस्टिकली कोई ऑप्शन नहीं है बट टू फिनिश द जॉब इन राफा। इनको पता है कि इनकी सारी सीनियर लीडरशिप और जो हॉस्टेजेस सारे राफा में उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं, और ये उनके जो हिमायती हैं दुनिया में, जो हमास के हिमायती जैसे ईरान और बाकी जो मुल्क हैं, वो पूरी जोर लगा रहे हैं कि वो इनको प्रिवेंट करें इजराइल टू गो इनटू द रफा ऑफेंस। ये और काफी हद तक वो सक्सेसफुल हो चुके हैं टू बेसिकली प्रिवेंट इजराइल फ्रॉम गोइंग इनटू रफा। और मुझे ये डर है कि अगर उन्होंने, और ये इजरायलियों का भी यही डर है कि अगर उन्होंने ये नहीं इन्होंने ये रोका, मतलब ये ऑफेंसिव पे नहीं गए, तो उनको बहुत बाद में जाकर, जैसे पहले भी हो चुका है कि इन्होंने सीज फायर किया है, उसके कुछ सालों बाद में इन्होंने फिर से अटैक्स किए हैं, हॉस्टेजेस लिए हैं। गिलाद शालित को 2011 में आपको पता है, उसके बाद में भी कितने लिए हैं। गिलाद शालित एक हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए 1000 प्रिजनर्स, ये क्रिमिनल्स हैड टू गेट इजराइल रिलीज। तो वी आर लुकिंग एट दैट सिचुएशन कि अगर इजराइल ने जॉब फिनिश नहीं किया तो इफेक्टिवली दे वुड हैव लॉस्ट द वॉर। हमास फिर भी गाजा में रहेगा और इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो इजराइल के पास और जिस बर्बरता के साथ में अक्टूबर 7 को उन्होंने अटैक्स किए हैं, ये इजराइल ये समझ गया है कि अगर ये इनको एग्जिस्ट करने देंगे हमास को गाजा में, तो ये it will be like slaughter. It's a disaster in the making. For they would just kick the can down the road. तो इनमें बहुत, it's like खौफनाक situation for Israel, and they realize that no matter what the pressure is, और इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने I think 4 हफ्ते पहले डिक्लेयर किया था कि they will finish the job in Rafah. Yes, प्रेशर आ रहा है इनके पर कि आप ऐसे प्लान बनाओ कि मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो। तो that's the current situation on the ground. जी। अच्छा, अब हमको दूसरा प्रश्न मेरा ये जाता है आपसे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो टू स्टेट सोल्यूशन की बात होती है कि इजराइल एक टू स्टेट सोल्यूशन को मानना नहीं चाहता या पैलेस्टाइन मानना नहीं चाहता, आपका क्या आकलन है कि क्या टू स्टेट सोल्यूशन एक पॉसिबिलिटी होगी? और हमको उन्होंने नहीं किया है अभी तक, उसकी आवाज नहीं आ रही है और कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर, और लोग बात करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की। आप जो बात कर रहे हो, जो वो खुद ही नहीं चाहते उसको इनेबल करना, तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में? एंड कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड इंडिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब पाकिस्तान कहता है हमें दोस्ती चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो जो यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक्सेशन जो हुआ 1947 में अक्टूबर 26-27 को, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें जिहाद करेंगे।
वो यूएन का आलाप ले रहे हैं, जो भारत गया था यूनाइटेड नेशंस में कि हमारी टेरिटरी, क्योंकि ये हमारा ट्रीटी ऑफ एक्सेशन है, ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ पे इलीगली कब्जा हुआ है, इसको खाली करो। मकसद तो ये था, इन्होंने नहीं किया। Point number one of the UN resolution is that they have to vacate all regular and irregular forces from the territory of the Riyasat of Jammu and Kashmir. When they are not doing that, they're doing hypocrisy, and then they're asking for a plebiscite. It's exactly the same hypocrisy that the Palestinians are doing. No one is able to see that. This is not rocket science. I mean, we don't have to be a rocket scientist to figure this out, the hypocrisy. So I hope that I have exposed the hypocrisy in both the situations, in Israel and Palestinian issue, and India and Pakistan related to Kashmir. Kashmir ka issue religious hai hi nahi, it's ideological. It is coming from the two-state solution, and two-state solution says that the two communities cannot live together. जी, और इंडिया का जो फैब्रिक है वो कहता है कि it doesn't matter which state you are from, what is your religious background, all can live in peace in this country. Be it Mizoram, which is a Christian majority, or a Muslim majority state like or Union Territory of Jammu Kashmir, or Hindu majority state of Uttar Pradesh. It doesn't matter, कुछ matter नहीं करता. As such, Kashmir is an Indian Union Territory and a sovereign part of India. That is matter ends there. Pakistan is unable to reconcile to that fact. Similarly, the Hamas is unable to reconcile, and the most of the Gaza citizens वो can't reconcile that Israel के साथ में peace करेंगे तो आपको अपना claim छोड़ना पड़ेगा full of the current state of Israel. जी. अच्छा लेवी जी, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब से ये पैलेस्टाइन और वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, क्या आपको एंटी सेमिटिज्म बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने तो इजराइल के फेवर में एक भी बात नहीं की, उल्टा इस्लामोफोबिया का रिजोल्यूशन पास कर दिया। उसके बाद ये भी हुआ कि यूनाइटेड नेशन में जब इस ऑफेंसिव को कंडेम करने के लिए जो वोटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने 7 अक्टूबर वाली घटना का मेंशन करने से मना कर दिया। तो क्या आपको एक बायसनेस दिखता है यूनाइटेड नेशन का, एंटी जूइश या एक एंटी सेमिटिज्म की फीलिंग आपको दिखती है कि ये जो वोटिंग पैटर्न हो रहे हैं और काफी बड़ी मेजोरिटी के साथ इन रिजोल्यूशंस को पास किया जा रहा है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, देयर आर ग्रेट पावर्स। आपको समझना चाहिए इज यूएस इज साइडिंग विद इजराइल फॉर द जस्ट कॉज। ऑन द अदर साइड, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, 1 महीने 1.5 महीने पहले चाइना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बयान किया, they do not consider Hamas as a terrorist group. They consider as a freedom fighters. This game is played by bigger powers, जैसे कि ईरान, China. This is the big game going on. I'm not sure if people understand or seeing through all of this. वो नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है। चाइना और रशिया और काफी क्लोज आ गए यूक्रेन वॉर के बाद में, आपको तो पता है। तो ये यूएस को धक्का पहुंचाने के लिए इजराइल के थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू ये कर रहे हैं सारा कुछ, टू टीच यूएस अ लेसन, जो यूक्रेन में किया हुआ है। और एज इट इज चाइना को तो उसको डाइवर्ट करना है अटेंशन फ्रॉम द साउथ चाइना सी एंड ताइवान। अगर आपको याद हो 1962 अक्टूबर में, जब यूएस वाज बिजी विद द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, the world came to very close to a nuclear skirmish with the USSR, between USSR and Russia, US। तभी उसका फायदा उठा के उन्होंने अक्साचिन भारत से ले लिया, कब्जा कर दिया वहां पर। ये ऐसे ऑपरेट करते हैं, वेरी स्नीकी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिपोक्रेसी, एंटी सेमिटिज्म कूट के भरा हुआ है यूनाइटेड नेशंस में। मेजॉरिटी ऑफ द बड़ा इन्फ्लुएंस है। ऑयल जो पावर है जो फ्यू अरब कंट्रीज के बारे में, ये कम मत समझिएगा इसको बहुत पावर है सर। आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। 70s में क्या हुआ था? इन्होंने सारा तेल बंद कर दिया था, तो वर्ल्ड वेंट इनटू अ क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस। तो आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। UNRWA, it is completely exposed that they were actually Hamas terrorists on their payroll. They were ये फंडिंग, ये सब टनल्स बनाने के लिए पैसे कहां से आए? It takes money, right? फ्री में तो कुछ नहीं बनता।
ये सारे जो एड था उनका, इनको इम्पोवरिश रखा। 2 मिलियन जो लोगों को पास बिलियंस ऑफ डॉलर आते थे, इन्होंने टू एक्चुअली पुट इट टू डेवलपमेंट, राइट, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने डाला ये टनल्स बनाने में, हथियार एस्टैब्लिश करने के लिए, इंपोर्ट के लिए, स्मगल करने के लिए थ्रू टनल्स फ्रॉम अंडर इजिप्ट। इनकी ये हरकत है। और जब इनको मारो वहां पर गाजा में जाके, तो ये चिल्लाते हैं कि भाई ये तो गलत हो गया। हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है। उनरा ले लो, सारे जो गुतियरेस है, उनका जो यूएन का जो चीफ है, उनके सारे बयान देख लो, कंप्लीटली एंटी इंडिया, एंटी इजराइल। It's very plain and simple. They are anti-Semitic. जी, ये एंटीसेमिटिज्म तो हमको दिख ही रहा है। और बड़े अचरज की बात मुझे लगती है कि इस्लामोफोबिया पे उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, और अभी उन्होंने एक भी रिजोल्यूशन एंटीसेमिटिज्म पे नहीं पास किया है। ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। और हिंदू फोबिया पे रिजोल्यूशन नहीं आया, सिख फोबिया पे नहीं आया, जैन फोबिया पे नहीं आया, आइडल वर्शिप वाले जो लोग हैं उनकी फोबिया पे नहीं आया, जो एबोरिजिन्स हैं उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस किए जाते हैं उनकी फोबिया पे नहीं आया। तो एक बायसनेस तो दिखती है, और ये दुखद है कि दुनिया इस तरीके से प्ले आउट कर रहा है। तो अभी आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है कि ऑफेंसिव चलता ही रहेगा? और अगर ये ऑफेंसिव चलता रहेगा तो रफा में तो जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है वो वर्सन हो गई है, क्योंकि जो सुन रहे हैं कि चूंकि जो साउथ से भगाए गए थे वो सारे के सारे लोग नॉर्थ में जाकर के, मतलब जो रिफ्यूजीज क्रिएट हुए हैं वो सारे नॉर्थ में जाके इकट्ठा हो गए हैं, और वहाँ की जो सिविल एमिनिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो चरमरा गई है। तो फिर वो पब्लिक में कोलैटरल डैमेजेस होने की तो संभावना ज़्यादा रहेंगी अगर कोई ऑफेंसिव हमास के अगेंस्ट में किया जाता है। तो कैसे देखते हैं इसको? तो यही तो चाहते हैं वो दे यूज पीपल एज ह्यूमन शील्ड्स। ये यही तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोग मरे rather than protecting them। ये तो वो यही तो चाहते हैं। तो मैं एक दो बातें करूंगा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एंड ट्राई टू मेक इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल। देखिए, हमास, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में रखिए ताकि दर्शक हमारे हिंदी वाले हैं। जी, बहुत सॉरी, अपॉलॉजीज फॉर दैट। ये जो हमास ये चाहता है कि जो जो वॉर में सीज फायर करना चाहता है, उसके टर्म्स उसने बताया कि कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजराइल के फोर्सेस को कंप्लीटली निकलना पड़ेगा गाजा से, ठीक है। और फिर पूरा एड आने को देना चाहिए गाजा में। फिर वो चाहते हैं कि वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन हो वहां पर, फिर लोगों को वहां पे फैसिलिटीज दिया जाए इन गाजा फॉर डेवलपमेंट। और वो लास्ट में चाहते हैं कि 6000 क्रिमिनल्स जिनके हाथ में ब्लड है उनको रिलीज किया जाए फॉर द 130 के आसपास हॉस्टेजेस हैं उनके एक्सचेंज में। अब बोलो, ये तो मतलब बैक टू स्क्वायर वन होगा। ये फिर से गाजा में रहेंगे और ये पेन कंटिन्यू होता रहेगा। किसी और दिन फिर से अटैक करेंगे और फिर हम यही कॉन्वर्सेशन करेंगे कि हम सीज फायर क्यों नहीं करते, हम हॉस्टेजेस एक्सचेंज करो। विल बी बैक टू स्क्वायर वन। हम फिर से वहीं पे आके ये डिस्कशन करेंगे कुछ सालों बाद। ये इसका खात्मा होना जरूरी है। या तो दो चीजें होंगी, या तो हमास एक्सेप्ट करेगा, इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और नेगोशिएट करेगा 2 स्टेट सोल्यूशन, जो हम सब चाहते हैं कि हर किसी को डिग्निटी से रहने का हक है, कोई किसी का हक नहीं मारना चाहता, पर आप नेगोशिएट करो, सेटलमेंट करो, इजराइल ने हमेशा कहा। तो और दूसरी बात आपकी कमिंग यहाँ पे क्या देखता हूं मैं, तो अभी मोहम्मद रेजा शाहिदी को जो लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर है वहां पर, उनको सीरिया में मारा है उसको एलिजेड। और ये जो एस्केलेशन किया है सारे इसराइल में, अभी उन्होंने सारे जो फौजी हैं उनके जो लीव सब कैंसिल कर दिए हैं। इसराइल अभी इन्हें ये इंडिकेशन दिया है कि ये एस्केलेट होगा
और अभी आने वाले दिन काफी सीरियस होने वाले हैं, एस्केलेशन होने वाला है। तो ये मुझे नहीं दिखता कि कोई भी अच्छाई की तरफ या डी एस्केलेशन की तरफ जा रही है ये जो जंग है, क्योंकि ईरान यही चाहता है कि उनको पता है कि हमास कॉर्नर हो गया रफा में, तो उसको इस सिचुएशन से निकालने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएगा, इजराइल को अटैक करेगा, एस्केलेट करेगा। उसको पता है कि अगर हमास खत्म हो गया तो उसका एक पूरा एक प्रॉक्सी खत्म हो जाएगा इजराइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो और फिर उसके बाद सिर्फ हम हिजबुल्लाह बचेगा लेबनान में, तो वो बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए वो एस्केलेट करेगा और होने वाला है ये। आप इसमें मोदी जी के रोल को क्या देखते हैं? मोदी जी क्या कोई कंस्ट्रक्टिव रोल इसमें प्ले कर सकते हैं, या इजराइल कोई क्योंकि अरब वर्ल्ड में मोदी जी का काफी एक बड़ा वो है, गुडविल है, ये देखा जाता है, अरब लीडर्स उनको पसंद करते हैं, और ये एक तरीके का मतलब समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मोदी जी की लीडरशिप जो है वो इंडियन एशियन सब कॉन्टिनेंट में या एशियन कॉन्टिनेंट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में all the countries have accepted barring China. तो क्या मोदी जी अपना ये जो गुडविल है अरब्स के साथ, कैन ही यूज इट? मैं तो इनकरेज करता हूँ मोदी जी जैसा वाइज और काबिल इंसान ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को, क्या इवन रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व करने को मोर देन इनफ है उनकी विजडम। वो जब सिचुएशन को देखेंगे तो ये देखेंगे अच्छा इजरायलियों का पोजीशन क्या है, आप टू स्टेट सोल्यूशन में मानते हो, नेतन्याहू कहेगा इन प्रिंसिपल यस, पर हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है, एक पार्टनर है जो हमें छुरा लेके गला काटना चाहता है। ठीक है, तो मोदी जी ये सुनेंगे ये बात, ठीक है, हम पहचानते हैं, हमने किया है 2000 में अकॉर्ड्स में, कैंप डेविड अकॉर्ड्स में, हमारा तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, अच्छा फिर वो दूसरा पूछेंगे, साइड पे जाएंगे, पूछेंगे भाई अच्छा फतेह भाई तो आपका क्या पोजीशन है, तुम्हारा पोजीशन सूच है, वो पूछेंगे उसको, वो बोलेगा भाई हमारा पोजीशन ये हम चाहते हैं। ठीक है, हमास भाई को पूछेंगे तुम्हारा पोजीशन सूच है, तो वो बोलेगा भाई मने नहीं करूँ, तो फिर वो करेगा, आपको पीस चाहिए तो करना पड़ेगा आपको। तो वो समझ जाएंगे बात को, भाई एक पार्टी नहीं चाहता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब पार्टी सामने वाले करेगा। तो जब वो कहेंगे भाई आपको पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ठीक है, और अरब भी समझते हैं ये बात को, ये अच्छी तरह सऊदी अरेबिया और यूएई सब अच्छी तरह समझता है कि इनके बीच में जो इख्तलाफात हैं और दे हैव गॉट दिस डिफरेंसेस, तो ये समझते हैं अच्छी तरह। तो भाई मोदी जी तो समझ जाएंगे कि देखो वो खुदा तो है नहीं, वो भी एक नॉलेजेबल इंसान है, उसको पता है कि किधर तक क्या वो कर सकते हैं। जब आपके सामने एक अनरीजनेबल पार्टी है जो अपने हट पे अड़ा है, तो उसका यही हशर हो रहा है, जो हो रहा है हम देख रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। किसने बोला था अक्टूबर 7 में जाके ये कत्लो आम करने का, किसने बोला था करने के लिए? अब जब वो उनको रिटेलिएट इजराइल कर रहा था, वो अभी और रो रहे। तो मोदी जी का तो रोल तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि उनके रिलेशंस बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी बड़े अच्छे हैं, सऊदी किंग के साथ में अच्छे हैं, यूएई के साथ में अच्छे हैं, जिनके यूएई के साथ में तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, तो यूएई और इंडिया कैन प्ले अ पिवटल रोल टू डू। बट द प्रॉब्लम इज हमास कहाँ बैठा हुआ है? हमास बैठा हुआ है कतार में, और कतार इज द जो क्या वो कहते हैं उसको, सारे शैतानों का अड्डा है वहां पर, सारे हमास की लीडरशिप वहां बैठी है, दे आर बिलियनियर्स, वहां पे बिलियनियर लोग बैठे हैं वहां पर, तो कैसे कर सकते हो? मुश्किल है जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा ईरान का रोल है वो कितना क्रिटिकल है? क्या ईरान अगर प्रेशर किया जाए, वो पीछे हट जाए, तो ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो जाएगा? क्योंकि आखिर इनको ये वेपन्स आ कहाँ से रहे हैं हमास को लड़ने के लिए, या फाइनेंस कहाँ से आ रहे हैं? हालांकि फाइनेंस तो बहुत हद तक स्क्वीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पैसा, गन, गोला बारूद, ये सब कोई तो सप्लाई कर रहा है उनको, कोई तो आ रहा होगा, तभी तो वो ऑफेंसिव कंटिन्यू कर पा रहे हैं या छोड़ने को तैयार नहीं है, जो कि हॉस्टेजेस हैं। तो ईरान के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाल पा रही है दुनिया? क्या लगता है आपको? ईरान एक रोग स्टेट बन चुका है,
उनके पास सैंक्शंस है 1979 से। इन्होंने, आपको पता है कि इन्होंने कितने 200 से ऊपर यूएस हॉस्टेजेस लिए थे। ठीक है, यूएस सफर कर चुका है इनकी इनकी टेररिज्म ऑफ द, ये मुल्ला जो रूलर्स हैं ईरान के, इनको उन्होंने सह चुका है। ये जो इजराइल इज गोइंग थ्रू वो उन्होंने किया, सालों साल तक रखा उनको हॉस्टेजेस को, यूएस को। तो इनके पास इतने अभी 30 साल हो गए इनके पास सैंक्शंस रखे हुए, इनको कोई दे हैव नथिंग टू लूज, इनको कोई, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके पास ऑयल का पैसा है, उन स्मगलिंग से कमा रहे हैं अच्छा खासा, दुनिया भर में वो बेच रहे हैं स्मगलिंग के थ्रू। ये पाकिस्तान ले लो, टर्की ले लो, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, इनको पैसे मिल रहे हैं। बीच में जब नेगोशिएशन हो रहा था इसके साथ, थैंक्स टू ओबामा, इंडिया ने काफी ऑयल लिया ईरान के साथ में, तो पैसे मिल रहे हैं उनको, और ड्रोन्स खरीद रहे हैं, और न्यूक्लियर का वेपन्स बनाने के उनके न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि भाई वी आर कमिंग टू अ पॉइंट वेयर वी कैन वी डोंट रियली केयर अबाउट द वेस्ट, हमें वेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, हम डोमिनेट कर सकते हैं रीजन को, हम रीजनल पावर बन चुके हैं। तो और वो अभी और उन्होंने सऊदी अरेबिया से भी लास्ट ईयर उन्होंने पीस डील साइन किया चाइना के मीडिएशन के थ्रू, और उनका जो फटा चल रहा था उनके साथ में वो सॉल्व हो गया। अभी वो फोकस कर सकते हैं सिर्फ गाजा पे, उन्होंने वो किया उन्होंने। तो ईरान का रोल पिवटल है इसके अंदर। तो सबसे मेरे हिसाब से तो सारे फसाद की जड़ तो ईरान ही है। उसका जो हेट्रेड है यहूदियों और इजरायली गवर्नमेंट के प्रति, वो तो छुपी ढकी छुपी बात तो है नहीं जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लास्ट क्वेश्चन इसको ये पूछते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे वाइंड अप होते हुए देख रहे हैं आप? खत्म कब होगा, और मतलब क्या रूप लेगा? क्या ये एक सीज फायर होगा टेम्पररी, या जब ये ऑफेंसिव खत्म होगा तो टू स्टेट सॉल्यूशंस की ओर दुनिया बढ़ चुकी होगी? मतलब इसको आप कहाँ खत्म होता देख रहे हैं, जिसको कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन, वो आएगा कभी, या ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ कैसे नहीं जाने वाला है? सर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, बड़ी लंबी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो लोग कह रहे थे 1967 में बड़ा वॉर हुआ और इंडिया और इजराइल वाइप आउट हो जाएगा, जो अब्दुल गमाल नासर, ठीक है, वो कहता हम खत्म कर देंगे इजराइल को, फिनिश। फिर सेम थिंग उन्होंने कहा 73 में, बट भगवान की दया से इजराइल बच गया और बचते आएगा। और कहाँ जा रहा है इजराइल? देखो, इजराइल ने हमेशा कहा है कि हमें पीस चाहिए अपने सारे नेबर्स के साथ में। लेबनान में पूरा विड्रॉ कर दिया उन्होंने 2000 में, यूएन ने कंफर्म कर दिया ब्लू लाइन तक, पर लेबनान पीस नहीं चाहता। ठीक है, और बाकी जो पैलेस्टीनियंस हैं, तो उनको तो ओपन इनविटेशन है टू कम एंड हैव अ ओपन एंड फ्रैंक एंड डायलॉग विदाउट प्री कंडीशन, तो उन्होंने वो रिजेक्ट किया है। हमास ने कहा है कि हम तुम्हारा गला काटना चाहते हैं, हम टेबल पर नहीं बैठना चाहते आपके साथ। तो ये खत्म होने के पहले बहुत खून खराबा होने वाला है ये रीजन में। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ रहा है और अच्छा नहीं लगता, ईरान इसको एस्केलेट कर रहा है, और हिजबुल्लाह के प्रॉक्सी के थ्रू। और ये हम ज्यादा सुन नहीं रहे हैं न्यूज पे, पर हिजबुल्लाह और इजराइल की वॉर छिड़ चुकी है ऑलरेडी, ऑनगोइंग है। वो ज्यादा हमास का न्यूज आ रहा है, पर एक्चुअली हिजबुल्लाह के साथ में वॉर छिड़ चुकी है। तो ये अभी काफी लंबा चलेगा, और बिफोर वी कैन सी लाइट ऑफ द डे, और जब तक हम इससे कुछ रोशनी की किरण देख सकते हैं पीस के बारे में, ये जो प्रॉक्सीज हैं, जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो विल बी हम बैक टू स्क्वायर आ जाएंगे। इसमें तो यही दिख रहा है मुझे एट द मोमेंट। सो अभी तो इजराइल को ईरान ने अटैक करने का धमकी दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि ईरान जो ऑफिशियली अटैक करेगा इजराइल को? लीव कैंसिल कर दिया है सारा, जो फौजियों का ना, इजरायली फौजियों का सारा लीव कैंसिल कर दिया है, उनको बता दिया है, और जीपीएस भी सारा बंद कर दिया था।
देयर वर डिसरप्शंस, जीपीएस जो सिग्नल्स हैं सारे सेंट्रल इजराइल में, सर एस्केलेट हो रहा है वहां पर। ये अभी सोल्यूशन की तरफ अभी बहुत प्रीमेच्योर है, अभी तक नहीं होगा, फिलहाल तो नहीं होगा। अब ये थोड़ा ये जंग और छिड़ेगी और चीजें वॉर के थ्रू वापस रिवील होगा। यूएस ने, अगर आपने न्यूज सुना रिसेंटली, यूएस ने $18 बिलियन का F-15 का डील किया हुआ है, इजराइल को अप्रूव कर दिया है। ये फिलहाल 5 साल लगेगा, बट 18 बिलियन डॉलर का डील किया हुआ है। 50 F-15 टॉम उनके जो फाइटर जेट्स हैं। ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है। और इनको पता है कि ईरान का जो थ्रेट है वो कहीं जा नहीं रहा है, दैट इज इमिनेंट थ्रेट। ये वर्ल्ड पीस का वो थ्रेट है, और ईरान को, यूएस को और दुनिया को टैकल करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये एक नासूर है, तो जब तक ईरान को वो काबू में नहीं आएगा तो ये सारे रीजन ऐसे ही सुलगता रहेगा। जी। एंड टू सम इट अप, अभी इजराइल ने अपने यहाँ पे अल जजीरा को बैन कर दिया। अल जजीरा के जो टेलीकास्ट है उसको उन्होंने बैन कर दिया। मीडिया का रोल क्या देखते हैं? ये जो एंटी इंडिया या एंटी जूइश मीडिया है, खासकर ये गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा, बीबीसी, आई मीन ये तो एक दे आर जिसे कह लीजिए विसरली एंटी इंडियन या एंटी जूइश न्यूज़पेपर हैं या मीडिया हाउसेज हैं। इनका रोल आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? ये दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट परपेट्रेटर्स, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये इनके जो अरब सपोर्टर्स और मुस्लिम जो सपोर्टर्स हैं, ये जो पेडल करते हैं ये सब हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज एंड द यहूदी, ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं हर मीडिया हाउस में। आप देखोगे तो बीबीसी, जिन्होंने आपने गिनवाया अभी, ये सारों में ये घुस चुके हैं, यही ऑप-एड्स लिखते हैं, यही तो एडिटोरियल लिखते हैं इनके ऊपर। ये इनका बड़ा पैसा जाता है, ये ऑयल पैसा है, ये ऑयल का पैसा बोल रहा है। आप डोंट बी अंडर एनी मिसकंसेप्शन, ये सिर्फ ऑयल का पैसा बोल रहा है भाई। दिस इज बहुत पैसा लगा हुआ है इसके ऊपर टू इन्फ्लुएंस द मीडिया। आपने देखा होगा कहीं भी कुछ हो जाएगा, इजराइल में कुछ भी हुआ तो फटा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में किसी ने कितने हजारों मुसलमान मारे, कुछ नहीं आवाज, कहीं भी कुछ भी नहीं सुनोगे, कहीं भी नहीं सुनोगे। वहां पर सीरिया में इतने मुसलमानों को मारा, किसी ने प्रोटेस्ट किए वहां पर, आवाज उठाई? नहीं, क्योंकि मुसलमान को मार रहा है। यहाँ पे अक्टूबर 7 हुआ, 10-15 दिन तो सब चुप बैठे, सब खुशियां मना रहे थे। आपने देखा सारे सीन्स। जब इजराइल अटैक शुरू किया तो वो बोलते हैं हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। ये क्या बात हो गई? तब तक वो चुप थे, बड़े खुशियां मना रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। तब तो दुनिया ने कुछ नहीं बोला। ये एक भी आवाज नहीं आई थी कि सारे हॉस्टेजेस को अनकंडीशनली वापस करो। बच्चे भी थे उसमें, छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? किसी ने बोला कुछ? किसी ने ऑप-एड निकाला? किसी ने कुछ भी बोला? नहीं, किसी ने नहीं बोला। सर, ये दुनिया में जस्टिस हम चाहते हैं हो, पर जस्टिस नाम की चीज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि अ कंट्री लाइक इंडिया शुड वेक अप, उन्हें जागना पड़ेगा। अभी हम लग रहा है कि हम इम्यून है इसके लिए, हमें कुछ नहीं होगा, बट बहुत सावधानी से हमें बरतना पड़ेगा। हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सर, सब हमारे चाहने वाले जो भारत के हिमायती लोग नहीं हैं, हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। और आपने देखा 26/11 में क्या हुआ, और मेरा खतरा, मुझे इसका बात का डर है कि हम कंप्लेसेंट ना हो जाए, हम हमारे गार्ड्स डाउन ना करें, जो इजराइल ने किया हुआ अक्टूबर 7 को। दे वर कॉट नैपिंग। मेरे देश के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है इसके बारे में, कि ऐसा ना हो कभी भी, भगवान ना करे। हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसी थॉट प्रोसेस पे कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और मेरी जो समझ है कि इस समय जो भारत की डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकल, वो बड़ी चौकन्नी है, वो इन चीज़ों को समझते हैं। दे आर सीरियस पॉलिटिशियंस, दे आर सीरियस स्टेट्समैन।
तो वो बिल्कुल आपकी जो बात है उसको वो ध्यान में रखते हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जी, तो जैसा मोदी जी ने कहा कि वो 2047 का सोच रहे हैं और हम लोग तो 2029 पे अटके पड़े हैं। तो यू नेवर नो, एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ऐसे ही वो अगली बार चुन के आए। अब मुझे तो इसको बोलने में कोई वो नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोदी 3.0, 4.0, 5.0। सो यही हमारी शुभकामनाएं हैं। देवी जी, आपने हमारे लिए मेलबोर्न से इस समय निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपको फिर से शलोम, नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम और जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।